नमस्कार दोस्तों, 29 मई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज चूंकि सैटरडे है, केवल 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और 4 के चारों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल है डेमोक्रेसी एट स्टेक इन नेपाल। देखिए, नेपाल की क्राइसिस के बारे में भी परसों ही शायद मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया एडिटोरियल में। तो केपी शर्मा ओली जी के तो काफ़ी बुराई हम लोग कर ही चुके हैं। केपी शर्मा ओली तो इस क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ही। एक और पर्टिकुलर पर्सन है जो कि केपी शर्मा ओली जितना ही रिस्पॉन्सिबल है इस नेपाल की क्राइसिस के लिए, और वो है वहाँ की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी। विद्या देवी भंडारी ने कहीं ना कहीं नेपाल के संविधान का मजाक उड़ाया है। केपी शर्मा ओली को यह ताकत दी है कि वो नेपाल के संविधान को ब्लैटेंटली वायलेट कर सके, और कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइना और इंडिया को भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। चाइना के ऊपर तो सीधे सीधे इल्ज़ाम नहीं लगाया है, बट इंडिया के ऊपर यहाँ पे सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और ये इल्ज़ाम लगा कौन रहा है? बाबूराम भट्टारिया ने इस आर्टिकल को लिखा है। ही इज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ नेपाल। थोड़े बहुत इनपुट्स अतुल के ठाकुर साहब ने भी दिए हैं। तो यहाँ पे इंडिया के ऊपर, मतलब ये बड़ा आश्चर्य की बात थी इस आर्टिकल में, मुझे लगा कि इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए। ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया यहाँ पे इनडायरेक्टली केपी शर्मा ओली की मदद कर रहा है पावर बने रहने के लिए। चाइना तो कर ही रहा है, लेकिन चाइना के लिए बस नॉर्दर्न फोर्सेस लिख रखा है नेपाल की, तो चाइना को ज़्यादा इन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, बट इंडिया को सीधे क्रिटिसाइज किया है। तो देखेंगे इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ। एक और आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे, ह्यूमैनिटी मैटर्स, कैपिटलिज्म नीड एन अपग्रेड। ये जो कोविड-19 की वैक्सीन की क्राइसिस चल रही है, जिसके चलते जो बड़े बड़े कैपिटलिस्टिक कंपनीज हैं, जिनका ये बोलना है कि नहीं भाई ठीक है, हम कोविड-19 की वैक्सीन में हमारे लिए प्रॉफिट मोटिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एथिक्स और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये हमारे उसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म को रिवाइज करने की बात की गई, क्योंकि आज की डेट में कैपिटलिज्म के कॉर्पोरेट्स क्या बोलते हैं कि हम वैक्सीन महंगे में बेचेंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे, प्लस हम सरकारों से ये भी डिमांड करते हैं कि हम टैक्स भी नहीं देंगे, प्लस हम सरकारों से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पब्लिक कंपनी ना चलाएं, अपनी पीएसयूज ना चलाएं, सब सारा मार्केट हमें दे दें, उस मार्केट से हम प्रॉफिट कमाएंगे, हम गरीबों के लिए कुछ करेंगे भी नहीं। तो कुछ इस प्रकार का कैपिटलिज्म आज की डेट में हो गया है, और ये लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए कैपिटलिज्म को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। कैसे बदलने की ज़रूरत है उसको यहाँ पे बताया गया, इसको देखेंगे। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट आज इकोनॉमिक आर्टिकल है, टाइमली विंडफॉल। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 99,122 करोड़ रुपए का सरप्लस दिया है सरकार को। सरकार ने सोचा था कि लगभग 53,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, 53,511 करोड़ मिलेंगे, बट मिल गए 99,122 करोड़। कुछ लगभग 1.5 साल पहले न्यूज़ आई थी कि ऐसे ही आरबीआई ने 1.76 लाख करोड़ रुपए दिए थे सेंटर को। तो ये पैसा कैसे आता है आरबीआई के पास और कैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पैसा देते हैं, इसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी मैं आपको दूंगा। ये हाईली टेक्निकल और इकोनॉमिक आर्टिकल है, और मैंने अपने चैनल पे ये नोटिस किया है कि जो बहुत हाईली इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको कोई जल्दी देखता नहीं है। 500, 600, 800, 1000 व्यूज़ ही आते हैं मुश्किल से। तो मैं जल्दी जल्दी में और ब्रीफ तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि ये आरबीआई कैसे इंटरवीन करता है, कैसे आरबीआई पैसा कमाता है मार्केट से, और ये पैसा बहुत अलग अलग तरीकों से आरबीआई कमाता है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं अपने एक और आर्टिकल की, इन टू माइंड्स। इंडियन ओलंपिक कमेटी टोक्यो में ओलंपिक गेम्स कराने जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि एक साल ऑलरेडी टोक्यो ओलंपिक गेम्स पोस्टपोन हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक गेम्स को 2020 में होना था, वो ऑलरेडी 2020 से 2021 में आ चुके हैं। अभी जापान के लोग फिर से ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ओलंपिक्स मत कराओ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 7 लाख केसेस हैं और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स 12,000 है। कहाँ पे? आपका जापान में। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जापान जैसी कंट्रीज को अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो हमारे यहाँ तो 4 लाख से ज़्यादा केस एक दिन में आ रहे हैं। देखिए, जापान की आबादी बहुत कम है, आप इंडिया से जापान को कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस रिस्पेक्ट में जापान एक डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे अगर कुछ केसेस भी आ जाते हैं कोरोना वायरस के तो एक बड़ी चीज़ है। इंडिया में तो नॉर्मल हो गया कोरोना वायरस होना। तो अभी यहाँ पे इंडियन ओलंपिक कमेटी और जो बाकी लोग जिनका यहाँ पे पैसा लगा हुआ, वो तो इस बात पे आमादा है कि नहीं भाई टोक्यो ओलंपिक्स कराने हैं 2021 में। और बहुत सारे जो लोग हैं जापान के, वो ये नहीं चाहते कि टोक्यो ओलंपिक्स हो। तो टोक्यो ओलंपिक्स की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, और यहाँ पे ये गेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को देखेंगे। तो ये 4 आर्टिकल है, 4 आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सेल्फ प्रमोशन, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कंप्लीटेड, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, रमेश सिंह इकोनॉमिक्स,
सतीश चंद्र की मिडिल हिस्ट्री, एनसीईआरटी काफ़ी बन गई हैं, काफ़ी बन रही हैं। अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपने जो डाउट्स हैं इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, मुझे अच्छे लगे तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं टाइमली विंडफॉल से। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया है कि वो 99,122 करोड़ रुपए का जो सरप्लस है वो ट्रांसफर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ऑब्वियस सी बात किसी की होगी, क्योंकि फेरोशियस सेकेंड वेव चल रही कोरोना पैंडेमिक की। ऑलरेडी सरकार के पास पैसा बहुत कम आ रहा है। सरकार ने एज्यूम किया था कि जो डिविडेंड रिसिप्ट है फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आएंगी 53,511 करोड़ की, लेकिन 99,000 करोड़ तो यहाँ पे सीधे सीधे आरबीआई से ही आ रहे हैं। तो मतलब आरबीआई ने लगभग 73% ज्यादा पैसा कमाया है। पिछला जो इनका फाइनेंशियल ईयर था वो जून 2020 में खत्म हुआ था। मैं आपको बता दूं, नॉर्मल कर एक फाइनेंशियल ईयर जो आरबीआई का चलता था वो जुलाई से जून चलता था। तो जुलाई 2019 से जून 2020 उनका फाइनेंशियल ईयर था। लेकिन वो लास्ट साल ही उन्होंने क्या किया है कि अपने अकाउंटिंग कैलेंडर को अप्रैल से मार्च में बदला है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से किया है। तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से करने के लिए जो 2020 वाला फाइनेंशियल ईयर था, यानी जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 तक का, इस फाइनेंशियल ईयर को 3 महीने से कम कर दिया। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल मई जून को 2020-21 में जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो इस साल का एक साल है, और ऑब्वियस सी बात है इस एक साल में ओवरऑल जो फायदा प्रोवाइड कर रही है आरबीआई केंद्र की सरकार को, वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 99,122 करोड़। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया है कि ये 99,122 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं केंद्र सरकार को, इसमें बताया गया कि आरबीआई के जो खर्चे हैं वो 63% कम हुए हैं। आरबीआई की इनकम भी 11% कम हुई है, बट उसके खर्चे 63% कम हुए, इनकम 11% कम हुई। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल यहाँ पे आरबीआई ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। और जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है यहाँ पे आरबीआई ने, वो कमाया है 50,629 करोड़ रुपीस का, जो कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में कमाया है। अभी ये सब समझाता हूं कि आपको क्या होता है। आपको पता है कि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करती है, ठीक है ना। आरबीआई आईएनआर की वैल्यू एक लिमिट से नीचे ना गिर जाए, इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करती है। अब बात यह है कि कैसे इंटरवीन करती है आरबीआई। तो मान लीजिए कि देश में बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एफडीआई आ रहा है। तो जब देश में बहुत सारी एफडीआई आएगी तो वो एफडीआई ऑब्वियस सी बात है यूएस डॉलर्स में आएगी। तो वो यूएस डॉलर्स आरबीआई लेके अपने पास रख लेगा और इंडियन रुपीस को मार्केट में निकाल देगा। देखिए, जब इंडियन रुपी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है देश में, तो इंडियन रुपीस की वैल्यू गिरने लगती है। तो उस समय पे इंडियन रुपीस को मार्केट से निकाल देना और उसकी इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी अपने कॉफर्स से निकाल के, अपने फॉरेक्स रिजर्व्स से निकाल के मार्केट में घुमाना, ये आरबीआई का काम है। तो आरबीआई इस प्रकार के बहुत सारे फॉरेन करेंसी, आप कह सकते हैं, मैनिपुलेशंस करती है। इंडियन रुपीस की कितनी क्वांटिटी सर्कुलेट होनी चाहिए इकोनॉमी में, कितनी नहीं होनी चाहिए, दिस इज समवेयर रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आरबीआई करती है। ठीक है भाई, ये बातें यहाँ बताई गई हूँ। अब इस समय पे आपको पता ही है कि रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है लगभग $81 बिलियन का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो इस $81 बिलियन के इक्विवेलेंट जो इंडियन रुपीस हैं, वो कहीं ना कहीं आरबीआई ने निकाले मार्केट में। और इसके चलते आप देखोगे कि पिछले 12 महीने पीरियड में 69% का एक्सचेंज गेन हुआ है फॉरेक्स में। मतलब फॉरेक्स रिजर्व्स में अच्छा खासा गेन हुआ है आरबीआई को। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आरबीआई केवल फॉरेक्स मार्केट में मैनिपुलेशन करके पैसा नहीं कमाती है, आरबीआई यहाँ पे गोल्ड में भी पैसा कमाती है, आरबीआई यहाँ पे डिविडेंड भी कमाती है, आरबीआई यहाँ पे अपने कंटिंजेंसी फंड से पैसा निकाल के भी कहीं ना कहीं पैसा कमाती है। ये सब पैसा कैसे कमाती है आरबीआई, ये हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन एक सवाल छोटा सा उठाया जा रहा है यहाँ पे आरबीआई ने। सवाल ये उठाया जा रहा है कि आरबीआई जिस हिसाब का यहाँ पे प्रॉफिट कमा रही है, क्या एक्चुअली में आरबीआई रुपए की वैल्यू को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है या सरकार के लिए प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आरबीआई का मोटिव यहाँ पे होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी को बचा के रखना। और हमने ये देखा है पिछले कई दिनों में, पिछले एक साल में, कि भाई हमारा जो रुपये का एक्सचेंज रेट है वो काफी नीचे गिरा है, ठीक है ना। और बहुत एक्सपेक्ट किया गया था आरबीआई से कि आरबीआई इंटरवीन करेगी और रुपये के लेवल को
स्टेबलाइज करेगी। कहीं ना कहीं आरबीआई ने स्टेबलाइज भी किया, बट रूपी बहुत ज्यादा नीचे गिरा है। अब चूंकि रूपी बहुत ज्यादा नीचे गिरा है, तो रूपी के नीचे गिरने से कहीं ना कहीं आरबीआई को और सरकार को फायदा। अभी कैसे फायदा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके, तो भाई एक बात तो कह सकते हैं कि जो आरबीआई की तरफ से पैसा आ रहा है केंद्र की सरकार के पास, कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार की मदद करेगा। कहीं ना कहीं ये एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी हमारी केंद्र की सरकार को एक लेवरेज देगा कि वो थोड़ा बहुत खर्चा कर पाए आगे, एक प्रकार का कुशन देगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ज़रूरी है समझनी कि इस प्रकार के आप कह सकते हो मॉनेटरी सोर्सेज पे एक लिमिट से ज़्यादा आप डिपेंड नहीं कर सकते। इस प्रकार के मॉनेटरी सोर्सेज आपके पास लॉन्ग टर्म में आते ही रहेंगे, इस बात की देखिए कोई गारंटी नहीं है। ये बात भी यहाँ बताई जा रही। फिर 2 साल पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि इसी प्रकार से आरबीआई ने 1.76 लाख करोड़ रुपए दिए थे सरकार को, और इस बार 99,000 करोड़ रुपए दिए। अब एक चीज होती है यहाँ पे कंटिजेंसी रिजर्व, जो ओवरऑल आप कह सकते हो कि बैलेंस शीट होती है आरबीआई की। इस ओवरऑल बैलेंस शीट ऑफ द आरबीआई में कंटिजेंसी रिजर्व कम से कम 5.5% के होने चाहिए। अब ओवरऑल आरबीआई के बैलेंस शीट में क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, और ये कंटिजेंसी रिजर्व जिसको 5.5% करने की बात की जा रही, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस बार जो आरबीआई ने 99,000 करोड़ रुपए दिए हैं सरकार को, इससे पहले 5.5% अपनी बैलेंस शीट का कंटिजेंसी रिजर्व में रखा है आरबीआई ने, उसके बाद ही पैसे दिए हैं। लेकिन बिमल जामान कमेटी ने यह बोला था कि किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए आरबीआई को कम से कम अपनी बैलेंस शीट का 5.5% से 6.5% कंटिजेंसी रिजर्व में रखना चाहिए। अब इस 5.5 से 6.5 के बैंड का लोअर आप कह सकते हो जो पैरामीटर है 5.5%, इसको कंटिजेंसी रिजर्व में रख रखा है किसने, आरबीआई ने। तो यहाँ पे आरबीआई को थोड़ा स्टेबल तरीके से काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी नीचे वाले बैंड में। बिमल जामान कमेटी ने अगर ओवरऑल आरबीआई की बैलेंस शीट का 5.5 से 6.5% अगर कंटिजेंसी रिजर्व में रखने को कहा है, तो 6.5% को रखना चाहिए, लेकिन हमने केवल 5.5% रखा है। अब आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर देश में पूरी क्राइसिस हो जाती है, सरकार के पास पैसे नहीं बचते हैं, तो सरकार दौड़ते हुए आरबीआई के पास आएगी। तो आरबीआई की बैलेंस शीट यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या वो यहाँ पे कमजोर हो रही है, इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताता हूँ। प्लस आगे आने वाले समय में सरकार और बोरो कर सकती है आरबीआई से, वैक्सीनेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, फिजिकल सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट जरूरी है। अब यहाँ पे समझते हैं बहुत ढंग से कि ये एक्चुअली में आरबीआई पैसा कमाती कैसे। और सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये जो आरबीआई की हम लोग बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट का मतलब क्या है। बैलेंस शीट में मतलब कि आरबीआई की बैलेंस शीट में आरबीआई की लायबिलिटीज भी आ जाएंगी और आरबीआई के एसेट्स भी आ जाएंगे। आप एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझते होंगे। लायबिलिटी जो हमारे ऊपर बोझ होता है, और एसेट जो कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट दिलाता है। अब अगर बात की जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। लायबिलिटीज में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो होता है करेंसी नोट्स दैट आर इन सर्कुलेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितनी भी करेंसी नोट्स मार्केट में घुमा रखे हैं, दैट इज द लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि ये जो करेंसी नोट्स हैं ये लीगल टेंडर है, और आपको पता है कि लीगल टेंडर से जो भी पेमेंट और ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सेटल होती हैं। तो कल की डेट में यही नोट लेके कोई पर्टिकुलर पर्सन आरबीआई के पास चला जाता है, तो आरबीआई को इक्विवेलेंट परचेजिंग पावर देनी पड़ेगी उसको। समझ गया बात को? तो जितने भी पैसे मार्केट में, जितनी भी करेंसी मार्केट में आरबीआई ने घुमा रखी है, दैट इज अ लायबिलिटी ऑन आरबीआई। और जो आरबीआई की बैलेंस शीट होती है उसके 50% से ज्यादा ये करेंसी इन सर्कुलेशन ही होती है। एक चीज हो गई, ठीक है। तो ये भी इसका मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आरबीआई की बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। जो इसके बाद सबसे बड़ा आप कह सकते हो लायबिलिटी का आप कंपोनेंट है आरबीआई की बैलेंस शीट में, दैट इज टोटल कैपिटल एंड प्रोविजंस, और एक है आपका इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर। कैपिटल एंड प्रोविजंस का मतलब क्या हो गया, सरकार ने बहुत सा पैसा, आरबीआई ने बहुत सा पैसा आगे घुमा रखा है। आरबीआई बहुत सी राज्य की सरकारों को, केंद्र की सरकारों को पैसा उधार पे देती है, ठीक है ना, और उसके बदले में कहीं ना कहीं वो लोग आरबीआई को इंटरेस्ट देते हैं। आरबीआई कहीं ना कहीं पैसा उधार में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को भी देती है, एसबीआई को, पीएनबी को, एचडीएफसी को, आईसीआईसीआई को। तो ऐसे बहुत सारे कैपिटल प्रोविजंस यहाँ पे आरबीआई ने कर रखे हैं। हो सकता है आरबीआई ने किसी फॉरेन प्लेयर को भी पैसा दे रखा हो, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके साथ साथ आप देखोगे कि आरबीआई के पास एक और लायबिलिटी है। यहाँ पे लायबिलिटी कौन सी आरबीआई के पास, कि भाई
कैश रिजर्व रेशियो का पैसा आरबीआई के पास पड़ा रहता है। कैश रिजर्व रेशियो जानते हो ना, कि अगर किसी पर्टिकुलर बैंक के पास 100 रुपया आया डिपॉजिट में, तो उसकी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का जो भी, मान लो 100 रुपये उसके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, एनडीटीएल है, तो एनडीटीएल का मान लो अगर 3-3.5% कैश रिजर्व रेशियो है, तो 100 रुपए में से 3.5 रुपया साइड रख देगी आरबीआई के पास वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। तो ये सीआरआर का भी काफी सारा पैसा पड़ा रहता है आरबीआई के पास। हालांकि आरबीआई को इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन कहीं ना कहीं आरबीआई की, आप कह सकते हो कि लायबिलिटी में आता है, क्योंकि पैसा तो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है ना। अब आरबीआई करती क्या है, अपनी लायबिलिटीज को एसेट्स में कैसे बदलती है। जो रेपो रेट वाला पैसा जो सीआरआर वाला, कैश रिजर्व रेशियो वाला पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, उस पैसे को और बाकी जो भी कैपिटल प्रोविजंस आए आरबीआई के पास, उस पैसे को आरबीआई बेसिकली दो जगहों पे खत्म करती है। एक तो आरबीआई पैसा इन्वेस्ट करती है सोने में, दूसरा आरबीआई पैसा इन्वेस्ट करती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, तीसरा आरबीआई पैसा इन्वेस्ट करती है इंटरेस्ट बेयरिंग फॉरेन करेंसी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रोमिसरी नोट्स, इन सब चीजों में। तो आरबीआई बहुत प्रकार की चीजें खरीदती है। ये जो मैकेनिज्म उसके पास अवेलेबल है, ये जो पैसा उसके पास अवेलेबल है, तो कैश रिजर्व रेशियो का पैसा आरबीआई के पास आ रहा है, बहुत सारे कैपिटल प्रोविजंस आरबीआई के पास आ रहे हैं। तो ये जो पैसा आरबीआई के पास आ रहा है, इससे आरबीआई ने गोल्ड खरीदा, इससे आरबीआई ने बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी खरीद ली, इससे आरबीआई ने बहुत सारे, आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडिया वाली भी हो सकती हैं, फॉरेन की भी हो सकती हैं, कहीं की भी हो सकती हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट करता है ना आरबीआई, इससे आरबीआई को पैसा मिलता है। इस इन्वेस्टमेंट में आप देखिए एक हेड होता है करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अमाउंट। अब मैं थोड़ा टेक्निकल घुस रहा हूं, हल्का फुल्का बता दे रहा हूं, ज्यादा घुसने की कोई जरूरत नहीं, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं। ये जो अकाउंट होता है सीजीआरए, सीजीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है, करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट में ऑब्वियस सी बात है, आरबीआई ने फॉरेन करेंसी खरीद रखी होगी और आरबीआई ने गोल्ड खरीद रखा होगा। अब आरबीआई ने जितने रुपए का भी गोल्ड खरीदा है, अगर गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो आरबीआई के पास जो गोल्ड रखा है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, आरबीआई उससे पैसा कमाएगा। सिंपल बात है, अगर आरबीआई ने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा था, आरबीआई के पास गोल्ड रखा है, अब इस गोल्ड की वैल्यू 1,20,000 होगी, तो 20,000 तो आरबीआई का फायदा हो गया ना, पहली चीज। दूसरी चीज फॉरेन करेंसी, मान लीजिए आरबीआई के पास $1,00,000 थे और आरबीआई ने ये $1,00,000 ₹72 प्रति डॉलर के उस पर खरीदे थे, तो आरबीआई ने कितने रुपए लगाए, 72 लाख रुपए लगाए। सिंपल, ठीक है। अब ये $1,00,000 की कीमत हो गई $75,00,000, चूंकि अब $1 की कीमत हो गई 75 रुपए। तो जब आरबीआई के पास $1 खरीदे थे तो आरबीआई ने अपनी जेब से कितने निकाले थे, $72,00,000। लेकिन अब जब आरबीआई इन $1,00,000 को बेचेगी तो कितना आ जाएगा उसके पास, $75,00,000। यानी आरबीआई को कितने का फायदा हो गया, 75 लाख रुपए, यानी आरबीआई को कितने का फायदा हो गया, 3 लाख रुपए का। तो फॉरेन करेंसी में और गोल्ड में आरबीआई कैसे कमा रही है, गोल्ड का तो दाम बढ़ा तो आरबीआई ने पैसा कमाया, और फॉरेन करेंसी में अगर इंडियन रुपी डीवैल्यू कर गया तो आरबीआई ने पैसा कमाया। और आपने देखा है कि पिछले 1 साल में हमारी इंडियन रुपी की वैल्यू थोड़ी गिरी है, तो ऑब्वियस सी बात है हम, यानी कि आरबीआई थोड़ा ज्यादा पैसा कमाएगी। तो ये जो सीजीआरए अकाउंट है, यहाँ पे आरबीआई ने ठीक ठाक पैसा कमाया। तो इस सीजीआरए अकाउंट के अलावा, करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट के अलावा एक और अकाउंट होता है जिसको आप बोलते हो कंटिजेंसी फंड अकाउंट। आपको पता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे एक्सचेंज रेट ऑपरेशंस होते हैं। आरबीआई लगातार ट्रेजरी बिल्स खरीदती है, ट्रेजरी बिल्स बेचती है, अमाउंट ऑफ कैश को मार्केट से कम या ज्यादा करने के लिए, ठीक है। अब इन फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने अपने कंटिजेंसी फंड में पैसा डाल के रखा गया। इस कंटिजेंसी फंड के फ्लक्चुएशन के चलते भी कहीं ना कहीं आरबीआई पैसा कमाती है। और ये जो कंटिजेंसी फंड है, इसी के लिए बिमल जमान कमेटी ने बोल रखा है कि आरबीआई की जो टोटल बैलेंस शीट है ना, इसका कम से कम 5.5% से 6.5% कंटिजेंसी फंड में होना चाहिए। क्योंकि अगर इतना पैसा आरबीआई के पास रहेगा तो आरबीआई एक्सचेंज रेट ऑपरेशंस कर पाएगी इफेक्टिवली। समझ गए बात को। इसीलिए बोला जाता है कि कंटिजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट आरबीआई की फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। ओके, तो आई होप अब आप पॉइंट समझ पाए हो कि आरबीआई पैसा कहां से कमा रही है। एक तो गोल्ड से कमा रही है, एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन से कमा रही है, और एक कंटिजेंसी फंड से कमा रही है। हालांकि कंटिजेंसी फंड में कम से कम 5.5% पैसा होना चाहिए, जो कि आरबीआई ने रख रखा है। हालांकि बिमल जमान कमेटी ने बोला है कि 5.5 से 6.5% होना चाहिए। तो
कहीं ना कहीं अपर लिमिट रखनी चाहिए थी, 6.5% रखना चाहिए था। क्योंकि बात यह है कि कल की डेट में मान लो सरकार के पास और ओवरऑल इकोनॉमी में पैसा खत्म हो जाता है, तो आखिरी लेंडर कौन बचेगा? आरबीआई बचेगी। तो उस समय पर आरबीआई से पैसा माना जा सकता है। इसलिए आरबीआई की कंटिजेंसी फंड में पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। तो आई होप आप इस आर्टिकल को थोड़ा समझ गए होंगे, थोड़ा सा चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। और एक जो सरकार के पास पैसा आने तरीका होता है वो होता है डिविडेंड। तो जो अलग अलग पीएसयूज पैसा कमाते हैं आरबीआई के साथ डीलिंग करके, वो भी थोड़े बहुत प्रॉफिट्स जाते हैं आरबीआई की तरफ से बैंक, वो सरकार के पास, उसमें उतनी घुसने की जरूरत नहीं। कुल मिला के मेरा आपको समझाने का लॉजिक था तीन: एक गोल्ड, एक फॉरेन करेंसी, और एक आपका हो गया कंटिजेंसी फंड। ये तीन चीजें। ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया नहीं है, ये कंटिजेंसी फंड आरबीआई का है, जिसके थ्रू आरबीआई अपने ये जो मार्केट रेट ऑपरेशन है, जो मार्केट एक्सचेंज ऑपरेशन है, ट्रेजरी बिल्स को खरीदना बेचना, वो सब करता है। थोड़ा लंबा हो गया बट ठीक है, ये आर्टिकल बहुत काम का था, इसलिए मैंने आपके साथ डिटेल में बात की। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर भाई कि आपको ये आर्टिकल पसंद आया कि नहीं आया। मैंने काफ़ी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। थोड़ा ट्रिकी कंसेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो इट विल बी सक्सेस फॉर मी। नेक्स्ट बात करते हैं इन टू माइंड्स, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज इन अ बिड टू कंडक्ट द ओलंपिक्स इन टोक्यो। देखिए, ये जो बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट होता है ओलंपिक का, सब लोग इससे बड़े खुश होते हैं जब भी होने वाला होता है, लेकिन लोग ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे, खासकर टोक्यो में ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे, जहाँ पे ये ओलंपिक्स होने वाला है। ऑब्वियसली बात है, दिस इज द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड। कुछ 15 दिन पहले ही रॉजर फेडरर ने ये बोला था कि भाई देखिए, एथलीट्स के दिमाग में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो ओलंपिक्स में compete करने वाले हैं, क्योंकि एथलीट्स को ट्रेनिंग करनी पड़ती है, दौड़ना भागना पड़ता है। अभी ओलंपिक्स के रिस्पेक्ट में कोई भी गारंटी नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा। और रही बात जापान के अंदर से इस ओलंपिक्स को कंडक्ट करवाने की, तो दो प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं। ऑब्वियसली बात है, जिनका इन्वेस्टमेंट है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स हैं, वो ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाई ओलंपिक्स होने चाहिए। इस $15.4 बिलियन के इवेंट को हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। एट द सेम, जो आइलैंड के लोग हैं वो कोरोना वायरस से परेशान हैं। अभी तक एक बीबीसी की रिपोर्ट बोलती है कि कोविड-19 के 7 लाख इन्फेक्शन है कोरोना वायरस में, और लगभग डेथ्स हैं 12,000। वैसे देखा जाए तो इंडिया के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन उनकी केवल 1.9% आबादी अभी पूरी तरीके से वैक्सीनेट हुई है। ओके, हॉस्पिटल्स एकदम भरे हुए हैं, हालत वहाँ पे भी काफ़ी ख़राब है। और एट द सेम टाइम जापानी सिटीजन्स ये बोल रहे हैं कि भाई या तो ओलंपिक को आप पोस्टपोन कर दो या फिर आप इसको कैंसिल कर दो। ये ओपिनियन पोल से जापान में निकल के आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो लोकल ऑफिशियल्स हैं, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर है, वो चाहते हैं कि भाई 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक होगा ही होगा। ऑलरेडी एक साल पोस्टपोन हो चुका है, फिर से हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। ओलंपिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो देखिए, ओलंपिक्स की हिस्ट्री का जो मोटो है वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ऑब्वियसली बात है, जब से ओलंपिक गेम्स एथेंस में शुरू हुए हैं 1896 में, तब से चलते चले आ रहे हैं। बीच में ऐसे बहुत से इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे ओलंपिक गेम्स के ऊपर खतरा आया और उनको रोका गया। जैसे कि 1916 में ओलंपिक्स रोका गया। आपको पता है 1914 से लेकर 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो 16 में ओलंपिक्स नहीं हुए। 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, तो 1940 और 1944 में ओलंपिक्स नहीं हुए। फिर आप देखोगे, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक्स थे कोल्ड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ईस्टर्न ब्लॉक्स थे आपका सोवियत यूनियन, और वेस्टर्न ब्लॉक था आपका यूएसए को सपोर्ट करने वाले लोग। इन्होंने भी कहीं ना कहीं ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया 1980 1984 में। लेकिन अगर देखा जाए तो अब तक का इस ओलंपिक को जो सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है वो कहीं ना कहीं पैंडेमिक से दिख रहा है। पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैल रहा है, वैक्सीनेशन चल रहा है अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्पीड से। अब प्रॉब्लम यह है कि एक ही बीमारी होती है और उसको सॉल्व कर देती तो बात ठीक है। इस वायरस के अलग अलग वर्जन्स निकल के आ रहे हैं, और आगे के वर्जन्स अगर अभी की वैक्सीन के प्रति इम्यून हो जाते हैं, जो कि ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि वो होंगे, तो ऐसे केसेस में नई आपको दवाइयां बनाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो अब इस रिस्पेक्ट में, भले ही स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो लोगों के अंदर एक नॉर्मेलिटी, एक रिलैक्स वाला सेंटीमेंट लेके आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो रिलैक्स वाला सेंटीमेंट है नहीं। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट नहीं हुआ है स्पोर्ट्स का। बहुत से इवेंट्स हुए हैं। यूरोपियन फुटबॉल हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट हुआ है, ग्रैंड स्लैम टेनिस हुआ है। कहीं ना कहीं सब कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के साथ करवाए गए हैं। लेकिन उसके बीच में आप देखो कि आईपीएल एडिशंस को बीच में काटना पड़ा।
जितनी भी अच्छी प्रैक्टिसेस कर लो, जितने भी आप बायो बबल बना लो, जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी वायरस के प्रति वल्नरेबल रहेंगे, और अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इवेंट देखने के लिए आता है वो भी वायरस के प्रति आप कह सकते हो कहीं ना कहीं वल्नरेबल रहेगा। और बात यह है कि जैसे कि आईपीएल में आपको पता है स्टेडियम्स में लोगों को घुसना अलाउड नहीं था, ओलंपिक्स में भी लोगों को घुसना अलाउड नहीं होगा। लेकिन बात यहाँ पे यह है कि 11,091 एथलीट्स आएंगे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने। दिस विल बी अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इस बात पे आबादा है कि नहीं भाई, हम जापान में ओलंपिक्स कराएंगे कराएंगे, और ओलंपिक्स जिस देश में हो रहा है जापान में, वहाँ के लोग ही नहीं चाहते कि यहाँ पे ओलंपिक्स हो। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक टसल की स्थिति बनती नजर आ रही है। और इस रिस्पेक्ट में जो सबसे पैसिमिस्टिक लॉट है उसका कहना सही है कि ओलंपिक अगर पोस्टपोन हो जाए ज़्यादा सही है, क्योंकि आईपीएल में जो नंबर ऑफ एथलीट्स या फिर कह लीजिए क्रिकेटर्स जाके खेल रहे थे वो बहुत कम है, और उसमें भी आप देखिए कि 2-3 प्लेयर्स को कोरोना वायरस निकल आया तो कहीं ना कहीं इवेंट कैंसिल करना पड़ गया, उससे नुकसान हो गया। तो अभी तो यहाँ पे ओलंपिक्स में 11,091 एथलीट्स जा रहे हैं, इसमें तो कोरोना वायरस निकलेगा इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर क्या करोगे अगर कोरोना वायरस निकल आता है? तो ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। ह्यूमैनिटी मैटर्स, कैपिटलिज्म नीड्स एन अपग्रेड, द कोविड-19 वैक्सीन इज एन अपॉर्चुन टाइम व्हेन कंपनीज मस्ट रीथिंक द पर्पस बिहाइंड देयर एग्जिस्टेंस। देखिए कहानी की तरह सुनिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है बताने को, कुछ भी ऐसे नोट्स बनाने लायक नहीं, सिर्फ कहानी की तरह सुनिए, स्मूथली आपको समझ में आ जाएगा, भले आंख बंद करके लेट जाओ, अच्छा लगेगा। अब देखिए, कोविड-19 की क्राइसिस ह्यूमैनिटी और कैपिटलिज्म के बीच में टकराव ला रही है। कैपिटलिज्म का जो सिद्धांत है उसमें वैक्सीन के जो निर्माता हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और उनका एक मोटिव है, मोटिव ये है कि हमको भाई पैसा कमाना है, हमने रिसर्च और प्रोडक्शन में पैसा खत्म किया तो हम पैसा कमाएंगे। फिर इनका ये बोलना है कि अगर हमारी बनाई हुई दवाइयाँ गरीब लोग नहीं खरीद सकते तो भाई हमारी क्या गलती है, हम लोग मॉरली कंपल्ड नहीं है इन गरीब लोगों की मदद करने के लिए, हमने दवाई अपने खर्चे बनाई है तो हम महंगे लोगों को बेचेंगे। तो अब अगर अगर कोई प्राइवेट वैक्सीन का निर्माता इस सोच के साथ आगे चलता है तो क्या किया जा सकता है? तो सरकार को एंट्री मारनी चाहिए, सरकार को इन प्राइवेट प्रोड्यूसर से वैक्सीन खरीदनी चाहिए और लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि सरकार के ऊपर वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है भाई, लेकिन अब सरकार के पास पैसा क्या आसमान से गिरेगा? नहीं, सरकार के पास पैसा टैक्स से आता है, तो सरकार को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स इन्हीं कैपिटलिस्ट के ऊपर लगाना पड़ेगा। बट यही कैपिटलिस्ट बाद में रोने लगते हैं कि हमारे ऊपर टैक्स मत लगाओ, ठीक है ना, हमें अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका दो, टैक्स रिजीम अच्छा चाहिए। आप सोचो, दुनिया भर की कंपनीज ने अपने बिजनेसेस को उठा के यूरोप से और यूएसए से निकाल के चाइना में क्यों रख रखा है, वियतनाम में क्यों रख रखा है? वो यूएस से क्यों नहीं ऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा है और भी चीज़ें, एनवायरमेंटल लॉज स्ट्रिक्ट हैं, लोगों की सैलरियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन टैक्सेशन भी एक पर्टिकुलर फैक्टर है। अगर आप स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों में चले जाओगे, स्विट्जरलैंड चले जाओगे, भैया 50% इनकम टैक्स है। कोई रहेगा वहाँ पे बिजनेसमैन जाके 50%? आप अगर 10 लाख कमा रहे हो, 5 लाख रुपए आपसे ले लेंगे वो, ठीक है ना। मैं बड़े कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूँ, हालांकि छोटे कॉर्पोरेट्स पे कोई ना कोई ब्रैकेट होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो कॉर्पोरेट्स हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, ये कम टैक्स देना चाहते हैं, तो ये टैक्स भी कम देना चाहते हैं, ये वैक्सीन को फ्री में भी नहीं देना चाहते, ये बस पैसा कमाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम यही कॉर्पोरेट सरकारों को इस बात पे प्रेशराइज करते हैं कि आप अपनी सरकारी कंपनियां मत खोलो, आप पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन इंटरप्राइजेस मत खोलो, ये प्राइवेट सेक्टर की चीज़ तो हमारी है, हमें करने दो। तो ये प्राइवेट कंपनीज इतनी शानी हैं कि दवाई भी हम बनाएंगे, उसको हम महंगे में बेचेंगे भी, हम गरीबों को भी नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि सरकार हमसे टैक्स भी कम ले, और हम एट द सेम टाइम ये भी चाहते हैं कि सरकार अपनी खुद की पब्लिक कंपनियां बना के प्रोडक्शन ना करे। तो कुल मिला के चित भी अपनी पट भी अपनी वाला हिसाब है यहाँ पे। और भारत सरकार के सामने ये क्राइसिस सबसे ज़्यादा बड़ी होकर नजर आ रही है, क्योंकि हमारी सरकार ने कहीं ना कहीं इन प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को मदद भी जरूरत से ज़्यादा ही दे दी है, कुछ ज़्यादा ही मदद मिल गई है इन प्राइवेट कंपनीज को। तो इस रिस्पेक्ट में भाई गरीब की तो जान निकलेगी ही, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट के हिसाब से तो ये प्राइवेट्स काम करते नहीं, इनका एक मोटिव है पैसा कमाना, गरीब मरता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे देखते हैं कैपिटलिज्म खत्म कैसे होगा। तो देखिए, कैपिटलिज्म का सिद्धांत इस बात पे काम करता है कि आप कॉमन प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी में बदल दो, ठीक है, दिस इज बेसिकली कैपिटलिज्म। इसको बोला जाता है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, और इकोनॉमिस्ट इस बात को जस्टिफाई भी करते हैं। खास बात यहाँ पे ये है कि दुनिया भर में जो कैपिटलिस्ट बिजनेस लैंड को, फॉरेस्ट को, वाटर रिसोर्सेज को ओन करते हैं, ये सही बोलते हैं इकोनॉमिस्ट, क्योंकि इकोनॉमिस्ट का ये बोलना है कि जो बिजनेसेस हैं ये नेचुरल कैपिटल को फाइनेंशियल कैपिटल में बदल देते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, अपने लिए भी
और बाकी लोगों को भी फायदा होता है। अब ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है अर्थ के रिसोर्सेज का, उससे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी खतरे में, क्लाइमेट चेंज तेजी से हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखो तो सोचने वाली बात यह है कि इकोनॉमिस्ट का ये बोलना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन साइंटिफिक अचीवमेंट के लिए काम नहीं करेगा, तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको खुद का प्रॉफिट एलिमेंट नहीं दिखेगा। अब ये इस बात से जस्टिफाई किया जाता है। अब अगर आप बात करो तो पहले ह्यूमन नेचर के हिसाब से अगर आप देखो तो ह्यूमन नेचर ने इतनी गलत चीज़ें करी हैं कि आप ह्यूमन नेचर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ह्यूमन नेचर ने तो स्लेवरी भी करी है, ह्यूमन नेचर तो अर्थ रिसोर्सेज को भी जस्टिफाई, मतलब आप कह सकते हो एक्सप्लॉइट कर रहा है। अभी स्लेवरी तो चलो लॉ से बैन हो गई है, लेकिन अर्थ के रिसोर्सेज तो मतलब बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे कह सकते हो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो कैपिटलिज्म, नॉलेज, आज की डेट में जो कैपिटलिज्म है वो नॉलेज को प्राइवेट प्रॉपर्टी में बदल रहा है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम का आपने कंसेप्ट सुना होगा कि भाई अगर किसी ने कोई एक पर्टिकुलर खोज कर दी तो फिर उस खोज को बेच के पैसा कमाने का हक केवल उसके पास है। अब ऐसा नहीं है कि ये खोज केवल इनकी एक्सक्लूसिव है, ये खोज तो बहुत लंबे समय से सोसाइटीज और कम्युनिटीज के बीच में चलती चली आ रही है। जो लोग हैं उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट नीम, अबाउट टर्मरिक, इनको पेटेंट करके कैपिटलिस्ट इनकी नॉलेज को इन्हीं लोगों को बेचते हैं पैसा देके, और ये लीगली जस्टिफाइड भी होता है। तो बहुत बरसों पहले से जो साइंटिफिक नॉलेज चली आ रही है, वो साइंटिफिक नॉलेज के क्रक्स को उठाया, उसमें थोड़े बहुत इनोवेशंस किए और नया प्रोडक्ट बना दिया जिसको पेटेंट कर दिया। अब ये पेटेंट प्रोडक्ट ये कॉर्पोरेट्स महंगे महंगे दामों में मार्केट में खरीद रहे हैं, और अगर कोई दूसरा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बना के बेचे तो ये उसके ऊपर केस फाइल कर देते हैं कि ये तो हमारा प्रोडक्ट है। जबकि तुम्हारा प्रोडक्ट कैसे है भाई, वो तो ट्रेडिशनल नॉलेज थी, तुमने उस नॉलेज में थोड़े ही तो चेंजेस किए हैं। ये सब यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं बहुत सा पब्लिक का पैसा भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। आप देखो ये जो यूएसए में इतनी तेजी से वैक्सीन बन गई कोरोना की, कैसे बन गई? ये इसलिए बन गई क्योंकि यूएस की सरकार ने बहुत हैवी टैक्स रेवेन्यू में से निकाल के पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दिए, और उस पैसे के दम पे कोविड-19 की आप कह सकते हो वैक्सीन बनाई गई। तो जब कोविड-19 की वैक्सीन बहुत हद तक टैक्स के पैसे से बनाई गई है, तो किस बेसिस पे ये वैक्सीन के निर्माता बोल रहे हैं कि भाई हमारा पेटेंट है इसके ऊपर? हालांकि ये पॉइंट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो रिपीटेड है। अब यहाँ पे एक रिजीम है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये रिजीम कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स को फेवर करता है। ये रिजीम कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स को इस बात की आज़ादी देता है कि ठीक है भाई, तुम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करो, तुम कहीं ना कहीं पेटेंट करो, तुम प्रॉफिट कमाओ, चलो ठीक है। ट्रिप्स का रिजीम कहीं ना कहीं इट इज इन फेवर ऑफ, आप कह सकते हो, कॉर्पोरेट्स। बात यहाँ पे ये है कि जो नई वैक्सीन बनती है, इन वैक्सीन की बहुत हायर प्राइसेस हैं। कहीं ना कहीं इंडिया ने ट्रिप्स के रिजीम को कमजोर किया, क्योंकि ये लोग प्रोडक्ट पेटेंट पे फोकस करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज वाले, और इंडिया प्रोसेस पेटेंट पे फोकस करता है। तो मान लीजिए एक वैक्सीन फाइनल बल्कि मार्केट में पहुंची, हाँ वो बहुत महंगी बिक रही है, किसी फाइजर नाम की वैक्सीन निर्माता ने यूएस में बनाई। अब अगर आप बात करो तो इंडिया में इसी वैक्सीन को बनाने के लिए क्या की जाएगी, रिवर्स इंजीनियरिंग की जाएगी, और एक नए प्रकार का प्रोसेस बनाया जाएगा इसी पर्टिकुलर वैक्सीन के जेनेरिक वर्जन्स को बनाने का। तो पेटेंट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट पेटेंट है, उसको प्रोसेस पेटेंट के थ्रू इंडिया ने हराने की कोशिश की। इंडिया ने बहुत से वैक्सीन्स के आप कह सकते हो यहाँ पे जेनेरिक वर्जन बनाए हैं, लेकिन ये जेनेरिक वर्जन काफी लड़ाई के बाद बने हैं, काफी समय के बाद बनते हैं। मान लो कोई एक वैक्सीन बनी, उस वैक्सीन को 10 साल का पेटेंट मिल गया किसी कंपनी को, तो 10 साल तक अपने मनमाने दाम पे वो कंपनी वैक्सीन बेच रही, 10 साल बाद इंडिया के प्रोड्यूसर्स बना रहे, तो क्या मतलब है? 10 साल तक तो लोग मरते नहीं ना, गरीब लोग। फिर एट द सेम टाइम कि मान लीजिए कुछ कंट्रीज ने कंपलसरी लाइसेंसिंग के चलते वैक्सीन को बनाने का ठेका दे दिया इंडिया की किसी कंपनी को। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में जब बहुत तेजी से एड्स फैलना शुरू हुआ, तो साउथ अफ्रीका ने एड्स से रिलेटेड वैक्सीन्स को कंपलसरी लाइसेंसिंग का ठेका दे दिया। हालांकि बाद में वो वॉलंटरी लाइसेंसिंग हो गई थी, और बहुत सारे लोगों ने अपने इनोवेटिव टेक्निक्स को ट्रांसफर भी कर दिया था, जो कि इन डेवलप्ड कंट्रीज की कंपनीज थी, इनको समझ में आ गया था कि पुअर कंट्रीज से ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाएंगे। बट आप देखोगे कि एड्स जब अफ्रीका में फैल रहा था, तो उनके लिए वैक्सीन कहाँ बनाई गई? इंडिया में बनाई गई। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ओवरऑल ये जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है ना, इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट लाने की जरूरत है, और इसमें सरकारें बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। जब अफ्रीका में एड्स फैलना शुरू हुआ, तो साउथ अफ्रीका की सरकार ने जबरदस्ती कंपलसरी लाइसेंसिंग की। अब जब इंडिया में कोविड-19, दुनिया में कोविड-19 फैल रहा है, तो जबरदस्ती कंपलसरी लाइसेंसिंग करने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको व्यू पॉइंट दे चुका हूं। एक होती है फोर्स्ड लाइसेंसिंग,
एक होती है वॉलेंट्री लाइसेंसिंग। यहाँ पे वॉलेंट्री लाइसेंसिंग की कोशिश कर रहे हैं इंडिया वाले और बाकी साउथ अफ्रीका और बाकी जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं। अब अगर आप बात करो तो अफोर्डेबल वैक्सीन बनाने में 3 प्लेयर्स यहाँ नजर आ रहे हैं। एक वो नागरिक जिनको वैक्सीन की जरूरत है, एक सरकारें जो इस बात को इंश्योर कर सकती हैं कि नागरिकों को वैक्सीन मिले, और तीसरी है प्राइवेट कंपनीज जो इनको बनाती हैं बेचती हैं। प्राइवेट कंपनी का सिंपल मॉडल है कि भाई हमें धंधा करना है, प्रॉफिट कमाना है, पब्लिक गुड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब पब्लिक गुड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी। अभी गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी तो वो दाम को भी रेगुलेट कर सकती है, प्रोडक्शन को भी एनहांस कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट का एक लिमिट से ज़्यादा इंटरवेंशन ना ही प्राइवेट कंपनीज को पसंद आता है और ना ही कहीं ना कहीं इन इकोनॉमिस्ट को पसंद आता है। तो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाती है तो ये चिल्लाने लगते हैं कि हाय राम हमें मार दिया, हाय राम हमें मार दिया। तो मतलब गवर्नमेंट को आप पीएसयू बना के दवाई बनाने भी नहीं दे रहे हो, साथ साथ टैक्स भी नहीं लगाने दे रहे हो, तो आपने गवर्नमेंट के दोनों हाथ पीठ के पीछे बांध दिए। लोग मर रहे हैं और प्राइवेट कंपनियां पैसा कमा रही हैं। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। हेल्थ के फील्ड में बोला यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को और इन्वॉल्व होने की जरूरत है। सरकार को नए सरकारी हॉस्पिटल्स बनाने की जरूरत है। सरकार को ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाने की जरूरत है जो कि कोरोना जैसे सिचुएशंस में मेजर स्केल पे दवाइयां बना सकें। क्योंकि ये दवाइयां जब प्राइवेट सेक्टर में बन रही हैं तब कहीं ना कहीं मोनोपोली हो रही है कुछ कंपनीज की, और वो कंपनी जरूरत से ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं, और एक तरफ लोग मरते जा रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये जो मनी ड्रिवन कैपिटलिस्ट वैल्यूज हैं इनके साथ ह्यूमन वैल्यूज को जोड़ने की जरूरत है। आज की डेट में कैपिटलिज्म में हर स्फीयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस का पैरामीटर है ना, वो बन गया है पैसा, वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, साइज ऑफ द कंपनी। इस पैरामीटर को हटा के कैपिटलिज्म के बेसिक सिद्धांत को अपग्रेड करके, इवॉल्व करके, अमेंड करके उसमें ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स जोड़ने की जरूरत है। कैपिटलिज्म को म्यूटेट करने की जरूरत है, तब जाके कुछ ना कुछ बेहतर सोसाइटी हो पाएगी। नहीं तो इस कैपिटलिज्म के अंदर एक समय के बाद अगर गरीब लोग एक लिमिट से ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं तो भाई फिर सिविल वॉर वाली सिचुएशन ही आके यहाँ पे हमारे सामने खड़ी हो सकती है। अब कल की डेट में सोचिए कि इंडिया में एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि अमीरों के पास ही सारा पैसा और गरीब आदमी बिल्कुल मर रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो सड़क पे उतर के उत्पाती मचाने लगेगा ना, तो सिविल वॉर वाली कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली कैपिटलिज्म को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें सरकारी विल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक सरकार यहाँ पे अनएथिकल तरीके से कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करती नजर आएगी तब तक चीज़ें प्रॉब्लमेटिक रहने वाली हैं। और फाइनली बात करते हैं डेमोक्रेसी एट स्टेक इन नेपाल। If the political opposition resolves to fight back, it is likely that the new republic will gain in the long run, in the long term. यहाँ पे नेपाल की पॉलिटिक्स की बात हो रही। आपको पता है कि दिसंबर 2020 में केपी शर्मा ओली ने प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी से बोला कि भाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व कर दो, उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। अभी मई 2021 में ये जो केपी शर्मा ओली थे ये 153 एमपीज की लिस्ट लेके पहुंचे प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के पास कि आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस नेपाल को आप डिसॉल्व कर दो, और विद्या देवी भंडारी ने डिसॉल्व कर दिया बिना इन 153 एमपी से पूछे, क्योंकि उनको भी पता था कि केपी शर्मा ओली के पास यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। केपी शर्मा ओली ने कहीं ना कहीं नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल को हिला के रख दिया है। बर्बाद करने पर उतर आए केपी शर्मा ओली, और कहीं ना कहीं यहाँ पे उनका मदद दे रही विद्या देवी भंडारी। बट इसके लिए केवल केपी शर्मा ओली और विद्या देवी भंडारी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो अपोजिशन है कहीं ना कहीं वो भी अपनी ही सियासी रोटियां सेक रहा है, अपने ही मतलब में लगा हुआ है। और जब मई 2021 में फिर से केपी शर्मा ओली ने विद्या देवी भंडारी के साथ मिलके जब ये लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, तब जाके कहीं ये अपोजिशन की आंख खुली और उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम शेर बहादुर देवपा को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, और अब वो दौड़ते दौड़ते सुप्रीम कोर्ट के पास गए। अब यहाँ पे जो ऑथर हैं उनका एक पॉइंट थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ऑथर है बाबूराम भट्टारिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कहीं ना कहीं नेपाल को ये करने में ना इंडिया की तरफ से मदद मिल रही है। इंडिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यहाँ पे नाम लिख रखा गया है, और बोला गया कि जो हिंदू मोनार्कियल फोर्सेज हैं वो नेपाल में फिर से ताकत में आ जाएं, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे बात बताई जा रही है। मतलब कि इंडिया के अंदर की जो हिंदू मेजॉरिटी वाली फोर्सेज हैं वो नेपाल के अंदर एक हिंदू मोनार्कियल सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार की बात यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं। थोड़ी समझ में नहीं आई मेरे को ये बात, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं घुसता हूँ। इंडिया, देखिए चाइना एक्टिवली इन्वॉल्व है नेपाल की पॉलिटिक्स में। इंडिया एक लिमिट से ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि नेपाल वाले इंडिया की बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहे। अगर इंडिया की थोड़ी भी चल रही होती तो काला पानी वाला इशू इतना बढ़ता,
तो इंडिया अपनी इज्जत बचाता घूम रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा इंडिया इंटरफेयर करेगा तो नेपाल वाले सामने सामने बोल देंगे कि भाई अपना काम से काम देखो। चाइना एक लिमिट से ज़्यादा बैकडोर से इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, वो इंटरफेयर भी कर रहा है, वो उनकी ज़मीन में भी घुस रहा है। खैर चलो वो एक अलग बात है। अब यहाँ पे ये देखा गया है कि इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं बाबूराम भट्टाचार्य कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है इस ऑटोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेजिम का। कैसा ऑटोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल? तो भाई लोअर हाउस डिसॉल्व हो गई है एंड केपी शर्मा ओली इज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने में मदद किसने की? तो नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने यहाँ पे मदद की। तो एक प्रकार का इललेजिटिमेट रेजिम चल रहा है काठमांडू में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपोजिशन था वो अपोजिशन ऑलमोस्ट सरकार बनाने वाला था। ऑलमोस्ट इस बात के बहुत चांसेस थे कि शेर बहादुर देउबा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन उनके बनने से पहले ही केपी शर्मा ओली ने पूरी की पूरी लोअर हाउस को डिसॉल्व करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है कि हो सकता है केपी शर्मा ओली नेपाल के अंदर फिर से एक मोनार्कियल राज को लाने का सपना देख रहे हो। केपी शर्मा ओली ने हर पॉसिबल टेक्निक को अपनाया अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। इंडिया के खिलाफ जबरदस्ती नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाना, काला पानी लिम्पियाधुरा वाले इशू को उठा के उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया के साथ रिश्ते खराब किए। उन्होंने कहीं लोगों का ध्यान बेसिक मुद्दों से हटा के एक छोटे से बाउंड्री इशू पे ध्यान लाके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की है यहाँ पे, जिसने केपी शर्मा ओली ने, और बहुत लंबे समय तक वो इसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं। इंडिया की तरफ से यहाँ पे आप देखो तो नेपाल की तरफ रिस्पांस काफ़ी न्यूट्रल रहा है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं दिखाई है। हाँ, कहीं ना कहीं इंडिया ने जो वैक्सीन देने का प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरी तरीके से इंडिया नहीं कर पा रही। उसका रीज़न ये है कि इंडिया के पास खुद के लिए वैक्सीन नहीं बची है, तो बहुत ज़्यादा वैक्सीन के एक्सपोर्ट का प्रॉमिस कम हो जाएगा। और बहुत सारे जो दूसरे देश थे ना, वो भी अब चाइना और रशिया की वैक्सीन खरीद रहे हैं, चूँकि इंडिया के पास वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के लिए है नहीं। अब बहरहाल जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पड़ी है नेपाल की अपोजिशन पार्टीज की तरफ से, और उन्होंने बोला है कि जो नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा हैं ये नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। 146 मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के शेर बहादुर देउबा को सपोर्ट कर रहे हैं और इस मेजोरिटी के साथ शेर बहादुर देउबा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इन 146 मेंबर्स में से 61 मेंबर्स नेपाली कांग्रेस के, 14 मेंबर्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉयस सेंटर के हैं, जो कि पहले ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फैक्शन केपी शर्मा ओली को सपोर्ट करता था। इसके हेड हैं प्रचंड पुष्प कमर दहल। 23 माधव नेपाल के फैक्शन के सीपीएन यूएमएल के, 12 जेएसपी के हैं और एक राष्ट्रीय जनमोर्चा नेपाल का है। तो इनके दम पे टोटल जो लोग हैं जो कि शेर बहादुर देउबा को सपोर्ट कर रहे हैं वो 146 हैं। ये 146 बहुत इनफ है। इनफैक्ट 149 ऐसे लॉ मेकर्स हैं जो कि शेर बहादुर देउबा को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो भाई प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लगभग 275 की स्ट्रेंथ है, आराम से मेजॉरिटी बना ले जाती है। ये बात कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली को पता थी। तो केपी शर्मा ओली ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट में वो लिखा कि 153 लॉ मेकर उनको मदद कर रहे हैं, और ये डॉक्यूमेंट जाके उन्होंने विद्या देवी भंडारी के सामने रख दिया। विद्या देवी भंडारी ने बात मान भी ली और केपी शर्मा ओली के कहने पे फिर से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे जितने रिस्पॉन्सिबल केपी शर्मा ओली हैं उतनी रिस्पॉन्सिबल विद्या देवी भंडारी भी हैं। विद्या देवी भंडारी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ नेपाल। एज अ प्रेसिडेंट उनका यह फर्ज बनता है कि वो नेपाल की डेमोक्रेसी को बचा कर रखें, बट उन्होंने डेमोक्रेसी को बचा कर रखा नहीं है, उन्होंने डेमोक्रेसी और तबाह कर दी है नेपाल की। और इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का वो ये होना चाहिए कि विद्या देवी भंडारी का इम्पीचमेंट होना चाहिए। इनको हटाया जाना चाहिए इनकी पोस्ट पे, चूंकि जिस पोस्ट पे बैठी हैं उस लेवल का वो काम नहीं कर रही हैं। अब देखिए केपी शर्मा ओली और विद्या देवी भंडारी ये ऐसे लोग हैं कि ग्रेसफुली जाने वाले नहीं। जब एक इंसान की इज्जत पे बात आ जाती है ना, जब एक इंसान को लगता है कि भाई देश की जनता नहीं चाहती कि वो लीडर रहे, तो उसको चुपचाप से चला जाना चाहिए। इसको बोलते हैं ग्रेसफुल एग्जिट। लेकिन ये दो ऐसे लोग हैं कि चुपचाप से जाने वाले नहीं हैं। ये लड़ के मर के पागल होके ही जाने वाले लोग हैं। जब तक इनको भगाओगे नहीं तब तक ये निकलने वाले नहीं है। अब अगर आप देखो तो विद्या देवी भंडारी का जो रोल है ना पब्लिक लाइफ में, इसके ऊपर पहले भी बहुत सवाल उठे हैं, बट खैर उसके ऊपर हम लोग नहीं जाते हैं। मिस्टर ओली ने क्या बोला अपने एक स्टेटमेंट में रिसेंटली कि डिसरिस्पेक्ट फॉर द प्रेसिडेंट इज डिसरिस्पेक्ट फॉर द रिपब्लिकन सिस्टम। देयर इज प्रेसिडेंट, मतलब इस रिपब्लिक सिस्टम में अगर आप राष्ट्रपति की बात नहीं मानते हो तो आप पूरे सिस्टम की बात नहीं मान रहे हो, और ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट पे अटैक करते हो तो रिपब्लिक सिस्टम पे अटैक है। मिस भंडारी और मिस ओली ने प्रेसिडेंट के हाई ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर के हाई ऑफिस का बहुत गलत प्रकार से सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली केपी शर्मा ओली ने प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसको मोनार्की के साथ कंपेयर किया। तो क्या यहाँ पे केपी शर्मा ओली एक मोनार्कियल सिस्टम को एसेस कर रहे हैं?
जहाँ पे वो टॉप गद्दी में बैठे नजर आए, हो सकता है कि केपी शर्मा ओली को बैकडोर से चाइना जैसी कंट्री सपोर्ट कर रही हो, ठीक है भाई हिंदू मोनार्कल सिस्टम यहाँ पे इम्पोज कर देंगे और तुमको इसका हेड बना देंगे। देयर इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि केपी शर्मा ये करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हारेगा कौन? यहाँ पे हारेगी डेमोक्रेसी, ठीक है ना। और इस डेमोक्रेसी को बचाने का एक ही तरीका है कि जो अपोजिशन खड़ा हुआ है, ये अपोजिशन मिल के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हो सकता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को रीस्टोर किया था, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अब भी रीस्टोर करे। सबसे पहले तो विद्या देवी भंडारी को उनकी सीट से हटाओ। केपी शर्मा ओली इतना गलत इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि विद्या देवी भंडारी ने उनको सपोर्ट किया है। और अगर ये दोनों लोग अपनी कुर्सी पे बने रहते हैं तो नेपाल कभी भी एक प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगा। हो सकता है फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है जो नया संविधान है ये फिर से चला जाए। इसलिए अपोजिशन का अलायंस में आके देश की प्रोग्रेस के लिए मिलकर लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर अपोजिशन ने फिर से आपस में सियासी रोटियां सेकना शुरू किया, ये माधव नेपाल फैक्शन, पुष्प कमल दहल, शेर बहादुर देवबा, अगर ये आपस में बहस करने लगे अपने इश्यूज को लेके, तो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। ये जो दूसरी बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डिसॉल्व हुआ है ना, इसके बाद तो ये चीजें बिल्कुल यहाँ पे क्लियर होती नजर आ रही हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप मैं चीज़ों को जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, आपको ठीक तरीके से पढ़ा पा रहा हूँ। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।